हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल राज एजुकेशन सेंटर। यहाँ पर हम आपको डिस्क्राइब करेंगे कॉम्पिटिटिव साइंस, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान के बारे में। और डिटेल में आपको जानना है संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो लास्ट तक किसी भी वीडियो को जरूर वॉच करें। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हम बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन इसी तरह से प्रोवाइड करते रहें। और अभी तक जो हमारे काफ़ी बच्चों ने सहयोग प्रदान किया है, क्योंकि 1000 के ऊपर हमारे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज कर चुके हैं, तो आप सभी लोगों का इसी तरह से जो सपोर्ट हमें प्रदान कर रहे हैं, बहुत ही थैंकफुल है आप सभी लोग। तो आइए देखते हैं कॉम्पिटिटिव साइंस संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। यहाँ पर मैंने ये हेडिंग डाला है संयोजी इलेक्ट्रॉन। इन्हीं को हम इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो किसी भी परमाणु के नाभिक के बाहर वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक के लास्ट वाली जो सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यहाँ पर मैंने वही लिखा है, किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में, किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जैसे मैंने कोई एटम ले लिया, ये सोडियम है, और ये जो सोडियम है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके बताया था। दो तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, KLMN के रूप में होता है, और ऑफ-बाउ नियम के अनुसार 1s 2s 2p। ये मैंने आपको पहले ही डिटेल में आपको डिस्क्राइब कर दिया है, 1 बाय 1 जाकर के आप वॉच कर सकते हैं। 11 का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, जो पहली सेल होगी आपकी K, उसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और उसके बाद में आपका 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि पहली सेल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और दूसरी सेल में मैक्सिमम आप 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ये आपकी यल कक्षा है। और उसके बाद लास्ट वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो तीसरी कक्षा में चला जाएगा, और उसका जो संख्या होगी 1 होगी। वो कक्षा की संख्या क्या होगी, यम होगी। अब इसमें जैसे मैंने बनाया, यहाँ पर एक नाभिक है, और नाभिक के बाहर आपके इसमें पहली वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और जो आपकी अगली सेल है उसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 8 इलेक्ट्रॉन आपको इसमें फिल कर देना है, और लास्ट वाली जो सेल है आपकी उसमें आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो आपकी बाहरी सेल है, बाहरी जो कक्षा है, यही आपके जिसमें इलेक्ट्रॉन 1 है वो क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसी को हम लास्ट वाली सेल में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इन्हीं को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट आपका लिखा है कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अब ये जो बाहरी वाली जो सेल है उसको छोड़ करके, बाहरी वाली सेल को छोड़ करके जो अंदर की जितनी भी कक्षाएं हैं उनमें से जो भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, चाहे वो पहली कक्षा हो या दूसरी कक्षा हो, उन सभी का जो टोटल योग है वो आपका कोर इलेक्ट्रॉन में आ जाता है। तो कोर इलेक्ट्रॉन में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से निकालेंगे तो कोर इलेक्ट्रॉन आपके कितने हो जाएंगे। कोर इलेक्ट्रॉन आपके टोटल 8 और 2, ये यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन होंगे जो कोर इलेक्ट्रॉन आपके होंगे। और संयोजी इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन में आपका केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन था, तो वो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यही आपकी थ्योरी है कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन में। ये 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जरूर पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। न्यूक्लियन क्या होते हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को न्यूक्लियन कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये आपका नाभिक है, और नाभिक हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम यहाँ पर प्लस का चार्ज बनाते हैं। इसमें आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं।
इन्हीं को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। इसमें बाहर ये इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसमें आपके प्रोटॉन जो होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियंस कहलाते हैं। ये कुछ यहाँ पर मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 8 के बीच होती है। अधिकतर आपने देखा होगा किसी भी परमाणु का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन के बीच ही उसमें फिल किया जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, कोई तत्व अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। ये परमाणु, कोई भी परमाणु है उसमें मैक्सिमम वो इलेक्ट्रॉन कितने रख सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है, और वो यही चाहता है कि हमें 8 इलेक्ट्रॉन ही मिले। अगला पॉइंट है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं क्योंकि उनका ऊर्जा स्तर अधिक होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि नाभिक के जितने पास की कक्षाएं होंगी उनका ऊर्जा स्तर निम्न होता है, कम होता है, और जितनी दूर जाती जाएंगी वो कक्षाओं का ऊर्जा स्तर सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये है कि जैसे मैंने सोडियम ले लिया, सोडियम को मैंने क्लोरीन से रिएक्शन कराया तो ये क्या बनता है, NaCl बनता है। जैसे मैंने कोई रिएक्शन ले लिया, सोडियम को मैंने क्लोरीन से रिएक्ट करवाया तो ये NaCl बनता है। NaCl कैसे बनता है, क्योंकि सोडियम के लास्ट वाली जो सेल है, लास्ट वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसका ये जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है ये अपनी बाहरी कक्षा से छोड़ देता है तो इसमें प्लस का चार्ज आ जाता है। और इसी तरह से क्लोरीन है, उसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें आपका 28, लास्ट वाली सेल में आपके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ से त्यागता है वो क्लोरीन के पास में चला जाता है ताकि इसका अष्टक पूरा हो सके। इसमें ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और ये इसमें माइनस का चार्ज आता है, और जब ये प्लस और माइनस का चार्ज मिलता है तो यही आपको रिएक्शन कहलाता है, रिएक्ट करता है। पॉजिटिव और नेगेटिव जब मिल जाता है तो क्या बनता है, रिएक्शन हो जाता है। तो यही आपका NaCl का निर्माण कर देता है, NaCl। तो ये आपका क्या होता है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन। अभी आपको हम और डिटेल में जब बताएंगे कि ये रिएक्शन किस तरह से होती हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से ये बाहर निकालता है, तो ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। अब अगला पॉइंट है, यदि किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन S या P उपकक्षा में है तो वो ग्रुप A का परमाणु होगा। मेरे कहने का मतलब है, जो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाया है उसमें जितने भी परमाणु क्रम बाय क्रम रखे गए हैं, तो वही मतलब है कि उपकक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन S और P उपकक्षा में है तो वो ग्रुप A का तत्व उन्होंने डिसाइड किया है कि ये ग्रुप A में रखा जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिखा है, ये आपका है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया गया है तो यहाँ पर देखिए 2p3 है और यहाँ पर S है, तो S और P कक्षा में है, तो इसका मतलब किस में है कि ग्रुप A में आना है। इसी तरह से सोडियम भी आप देखिए P और S कक्षा में है, तो उप कक्षा आपकी जो P और S है, इसी वजह से ये ग्रुप A में आपका ये परमाणु रखा गया है। अगला पॉइंट है, यदि किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन D और F उपकक्षा में होता है, क्योंकि आपकी जो उपकक्षाएं होती हैं वो 4 होती हैं, S, P, D और F। D और F उपकक्षा में है तो वो कौन से ग्रुप का होगा, B ग्रुप का होगा। और इसके बाद में जो मैंने आपको नाभिक बताया था, ये आपकी पहली कक्षा है, इसको आप क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे आप, फर्स्ट सेल कहेंगे, पहली कक्षा। अगली जो सेल है आपकी एंटी
पेनल्टीमेट सेल। और इसके बाहर वाली सेल को क्या कहेंगे? अनपेनल्टीमेट सेल। इसको आप कहेंगे अनपेनल्टीमेट सेल। और जो लास्ट वाली आपकी कक्षा है इसको क्या कहेंगे? वैलेंस सेल। वैलेंस सेल या आप कह सकते हैं संयोजी सेल। वैलेंस सेल भी कह सकते हैं और अल्टीमेट सेल भी कह सकते हैं। ये आपके कुछ पॉइंट थे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है वो कंप्लीट होता है और आगे हम नेक्स्ट आपको कंटिन्यू करेंगे और इसी तरह से आप हमें सहयोग प्रदान करते रहें। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।